अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन। पाकिस्तान और ख़त्े के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं मेरे सामने। उसके हवाले से एनालिसिस भी है, ऑब्जर्वेशंस भी हैं। लेकिन सबसे पहले आई वांट टू अपोलोजाइज कि मैं इतनी देर से ये प्रोग्राम इस वक्त वीलॉग क्यों कर रहा हूँ। इस वक्त जब मैं बोलना मैं शुरू किया है तो मैं देख रहा हूँ कि घड़ी में इस वक्त पाकिस्तान में सुबह के 2:15 बज चुके हैं। जब तक की वीडियो आपके सामने आएगी 3 बज चुके होंगे उस वक्त। इस माई अपोलॉजीज फॉर दिस। लेकिन इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि मैंने एक बहुत ही तवालत का बहुत डिटेल्ड इंटरव्यू डिस्कशन मैंने की जनरल रिटायर्ड तारिक खान साहब के साथ, जिनकी पाकिस्तान की मिलिट्री हिस्ट्री के अंदर अपनी एक पोजीशन है। और ये डिस्कशन है अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात के हवाले से, पाकिस्तान की मुमकिन जो ख़तरात पाए जाते हैं कि अमेरिका और हिंदुस्तान मिल के पाकिस्तान को डीन्यूक्लियराइज करने की एक साजिश कर रहे हैं, उस हवाले से। पाकिस्तान ईरान और इसराइल, ईरान इसराइल और पाकिस्तान ईरान रिलेशनशिप के हवाले से, और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से। और मैं चाहता था कि इस इंटरव्यू को, ज़ाहिर है पहले वो इंटरव्यू मैं कर रहा था, उसके बाद मेरी कोशिश थी कि ये जो प्रोग्राम है इसे फैलने का मौका मिले। और मैंने उसको 3-4 घंटे देना चाह रहा था। अभी उसको बहुत लोगों ने देख लिया। मैं चाहता हूं कि मैं सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूं कि आप इसको ज़रूर देखें। मैं स्क्रीन शेयरिंग करके आपके सामने इसे लाना चाहता हूं ताकि आप इसको आसानी से ढूंढ सकें। ये आप देख सकते हैं, इसका टाइटल पे लिखा है, इसके थंबनेल पे लिखा है पाकिस्तान फेसिंग डीन्यूक्लियराइजेशन। इसका उन्वान है पाकिस्तान बीइंग पुश्ड टू डीन्यूक्लियराइजेशन बाय यूएस एंड इंडिया, जनरल तारिक खान इंटरव्यू। और ये आइकॉनो क्लास विद मोईद पीरज़ादा के ऊपर है। साथ ही मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए कि जो इंग्लिश का चैनल है, अगर आप अंग्रेज़ी के बहुत खिलाफ नहीं है और बिल्कुल ही आप ऐसे, यानी हालात नहीं है आपके कि आप कहते हैं कि मुझे अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ समझ नहीं आता, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं इस चैनल में ऐसी बहुत सी डिस्कशंस, इंटरव्यूज़, ऐसे टॉपिक्स छेड़ना चाहता हूँ जो उर्दू ज़ुबान में और एक पाकिस्तान के एक मेन स्ट्रीम उर्दू के डिस्कोर्स के अंदर सिरे से मुमकिन ही नहीं है। तो इसलिए मैंने आपको दिखा भी दिया, और मैं इसको इसकी जो इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर या इसके कमेंट्स के अंदर भी इसका लिंक शेयर कर दूंगा। और मैं इसको इसकी एंड स्क्रीन्स पे भी दूंगा, इसे आप ज़रूर देखिएगा। अब वापस आते हैं इन डेवलपमेंट्स की तरफ। पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि ये इंटरव्यू का कॉन्टेक्चुअलाइजेशन क्या है। चंद दिन पहले 19 अप्रैल को अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने पाकिस्तान से रिलेटेड 4 कंपनीज, जिसमें 3 चाइनी और एक बेलारूसियन कंपनी थी बेलारूस की, उन पे सैंक्शंस आयद की। इल्ज़ाम ये था कि ये पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को के साथ को उसको कंपोनेंट्स जो हैं प्रोवाइड करते हैं डुअल यूज़ के। अब मेरा इस पे इस्तदलाल और एनालिसिस ये था, जो आप देख चुके हैं एक से ज़्यादा वीलॉग में। मेरा कहना ये था कि ये दर हकीकत ईरान के प्रेसिडेंट का जो विजिट है, जिसमें मुमकिन था कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के हवाले से को पेशरफ हो। अमेरिका ने पाकिस्तान को ये वार्न किया है और ये एक तरह से थ्रेट किया है कि आप इस डायरेक्शन पे ना जाएं। जिस हवाले से अमेरिकन एम्बेसडर जो हैं डोनाल्ड ब्लूम, उन्होंने 18 तारीख को पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जनाब इसाक डार साहब से मुलाकात भी की थी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक कॉन्ट्रेरी पॉइंट ऑफ व्यू भी पाया जाता है, एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी पाया जाता है। और मुझे उस पॉइंट ऑफ व्यू का पता चला, और वो पॉइंट ऑफ व्यू ये समझता है कि जो सैंक्शंस अमेरिका ने आयद की हैं 19 तारीख को 4 कंपनीज में, ये इतना छोटा मामला नहीं है। और ये दर हकीकत एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है जिसमें पाकिस्तान को डीन्यूक्लियराइजेशन की तरफ पुश किया जा रहा है। ये एक प्रोसेस है। और जनरल तारिक खान भी उसी आर्गुमेंट के अंदर बिलीव करते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर वो चल रहे थे। मुझे पता चला, मैंने उनको अप्रोच किया, और इसी हवाले से मैंने उनसे ये डिस्कशन जो है मैंने उनसे की। अच्छा, अब इस डिस्कशन सिर्फ फिर डीन्यूक्लियराइजेशन के हवाले से नहीं है, ये पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत के हवाले से भी है। पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत ने पाकिस्तान का जो ओवरऑल पॉस्चर है न्यूक्लियर, उसको कैसे कमज़ोर कर दिया है, ये उस हवाले से भी है। ये सीपेक के हवाले से भी है। पाकिस्तान चाइना और ईरान, और पाकिस्तान चाइना एंड पाकिस्तान चाइना यूनाइटेड स्टेट्स मुमकिना रिलेशनशिप के हवाले से भी है। ईरान के हवाले से भी है, ईरान और इसराइल की टेंशन के हवाले से भी है। तो ये इस डिस्कशन की अहमियत है। अच्छा, इसका कॉन्टेक्स्ट तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि इमीडिएट जो डीन्यूक्लियराइजेशन का एक लोगों के जहन में खतरा है। मेरा पर्सनली मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका ने जो पाकिस्तान को सैंक्शंस की थ्रेट लगाई है, और इस हवाले से कुछ और मालूमात और इन्फॉर्मेशन भी मैं अभी आपसे शेयर करने वाला हूँ। मैं उसकी स्क्रीन शेयरिंग भी आपसे करूंगा। इसका ताल्लुक ईरान के प्रेसिडेंट के विजिट से था, जहां के अमेरिका ने पाकिस्तान को वार्न किया है कि आप ईरान के साथ किसी भी किस्म की बिजनेस, ट्रेड, और खास करके जो एनर्जी की डील है गैस की, वो आपने नहीं करनी। ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है। अच्छा, अब इसमें जो दूसरा और एनालिसिस जिसको जनरल तारिक खान दे रहे हैं, और बहुत से लोग पाकिस्तान में इसको बिलीव करते हैं, जो इसका एक सर्टन इकोनॉमिक रैशनल है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा बुरी इकोनॉमिक सूरत हाल है, माशी सूरत हाल है, उसकी कुछ पॉलिटिकल, कुछ नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा उसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस है। और न्यूक्लियर पॉस्चर के हवाले से और डी न्यूक्लियराइजेशन के खतरे के हवाले से, ये जो ग्रुप है, ये जो आर्गुमेंट है, ये जो एक स्कूल ऑफ थॉट है, ये कहता है कि जो जोहरी ताकत रखने वाले न्यूक्लियर पावर्ड, ये न्यूक्लियर पोस्चर की कंट्रीज होते हैं,
उन्हें तसव्वुर किया जाता है कि वो स्टेबल होंगे, वो मजबूत होंगे और वो रिस्पॉन्सिबल और जिम्मेदार होंगे। अगर एक मुल्क जो है उसकी सूरत हाल ये हो कि उसने मुसलसल एक बेगिंग बाउल, एक कटोरा, एक उठाया हुआ प्याला, उठाया हुआ कटोरा, एक बेगिंग बाउल उठाया हुआ हो, और वो हर वक्त दुनिया के तमाम ममालिक के सामने और ट्रेड ब्लॉक्स के सामने, आईएमएफ के सामने, पाकिस्तान अब इस वक्त 24th प्रोग्राम मांगने जा रहा है 6 या 9 बिलियन डॉलर का। अगर आप हर वक्त सऊदी अरब के दर पे, कतर के दर पे, यूएई के दर पे, अमेरिका के दर पे, यूरोपियन यूनियन के दर पे, वर्ल्ड बैंक पे कशकोल लेके आप खड़े हैं, बेगिंग बाउल लेके खड़े हैं, तो फिर आप जो है उसकी बहुत सी इम्प्लीकेशंस आपके लिए पैदा हो जाती हैं। अच्छा, अब फिर अगर आप एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर तरह तरह की इंसर्जेंसीज, मल्टीपल इंसर्जेंसीज चल रही हैं, जिसको अर्सवाइल फाटा में भी प्रॉब्लम है, जिसको अर्सवाइल सवात के अंदर भी सवात तो खैर है, वहाँ पे भी प्रॉब्लम है, पाकिस्तान को, जिसको बलूचिस्तान में भी चैलेंजेस हैं, वहाँ भी इंसर्जेंसी है, जिसको एक गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी पॉलिटिकल टर्बुलेंस हो, और सबसे बढ़ के ये है कि उसके पूरे मेन स्ट्रीम पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, जहाँ सूरत हाल ये हो कि जो मुल्क की सबसे बड़ी परसीव्ड सियासी जमात है, उसे आप जो जो वफाकी जमात है, और ये जहन में रखिए कि पाकिस्तान के 6 कॉन्स्टिट्यूंट रीजन्स हैं, 4 तो सूबे हैं ना, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान, लेकिन 2 डिपेंडेंट टेरिटरीज भी हैं पाकिस्तान के साथ, एक आज़ाद जम्मू और कश्मीर एजेके और दूसरा खैबर गिलगित बल्तिस्तान। तो जो 6 आपकी टेरिटरीज और रीजन्स हैं, उसमें से कम से कम 4 रीजन्स ऐसे हों, पंजाब, खैबर, बल्कि 5, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, उसके बाद कराची का शहर उसमें आप ऐड कर दें, जहां एक वफाकी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की, उसको एक बहुत ही मजबूत रिप्रेजेंटेशन हो, वहां उसकी एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ हो, वहां से वो अपनी स्ट्रेंथ डिराइव करती हो, उस जमात को तो आप इलेक्शन करवाएं रिग्ड और उसको रखें सिस्टम से बाहर, और उसके नतीजे में और उस पूरे प्रोसेस को अचीव करने के लिए आप हजारों लोगों को जेल में डाल दें, सैकड़ों लोगों के ऊपर हजारों किस्म के मुकदमे कायम कर दें, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के ऊपर अजीब और गरीब किस्म के, भूत किस्म के मुकदमे आप बना दें, 150-200 किस्म के, आप लोगों का, पॉलिटिकल वर्कर्स का आप ट्रायल करें मिलिट्री कोर्ट से। ये तमाम चीज़ें जो हैं दुनिया को ये पैगाम देती हैं कि आप मुस्तहकम नहीं हैं, आप अनस्टेबल हैं, आप जिम्मेदार मुल्क नहीं हैं, और इलेक्शन आप ऐसे करवाएं जिसकी किसी किस्म की भी क्रेडिबिलिटी ना हो। हमेशा याद रखिए कि जो नैरेटिव और बयानिया होता है वो एक मुल्क के अंदर से जनरेट होता है। हिंदुस्तान ने अगर हिंदुस्तानी डायस्पोरास को एनर्जाइज किया 1990s के बाद से, जब नरसिम्हा राव ने रिफॉर्म्स की, ये हिंदुस्तानी डायस्पोरा उससे पहले भी हिंदुस्तान से दौड़ दौड़ के अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बरतानिया, यूरोप में पनाह ले रहा था। इनको हिंदुस्तान से कोई बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। जब हिंदुस्तान के अंदर से इन्हें एक इंस्पिरेशनल सिग्नल मिला, जब मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव ने अपनी रिफॉर्म्स का आगाज़ किया, तो ये डायस्पोरा को हिंदुस्तान का ख्याल आया, और ये डायस्पोरा हिंदुस्तान के गिर्द अपनी प्रेस्टीज और अपने इंटरेस्ट में, अपनी इज्जत के अंदर उनको एक सेल्फ रिस्पेक्ट फील हुई। यही सूरत हाल चीनी डायस्पोरा की भी है। चीनी डायस्पोरा भी चीन से थोड़ा है, वो चीन की खार में थोड़ा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसको भी चीन ने जब एक पॉजिटिव सिग्नल दिया तो उनको एक इंस्पिरेशन होने लग गई। अब एक ऐसा मुल्क जिसमें ये सारे मसाइल हों, जो कि मैंने भी पाकिस्तान के आपके सामने रखे हैं, ये मैं कह रहा हूँ कि ये पॉइंट ऑफ व्यू आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये जो एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रैशनल स्कूल ऑफ थॉट है, जो समझता है कि पाकिस्तान के बुरे इकोनॉमिक हालात की वजह से पाकिस्तान डीन्यूक्लियाइजेशन की तरफ पुश हो जाएगा, मैं उनके आर्गुमेंट को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब एक ऐसा मुल्क जिसके अंदर इस किस्म के मुतादिद किस्म के मसाइल हैं, गैर जिम्मेदारी है, वो सिर्फ ये एक नारा अगर हर वक्त मारता रहे कि हम न्यूक्लियर हैं, हमें आप इज्जत दें, हमें रिस्पेक्ट करें, हम बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं, हम ताकतवर हैं, हमें एक स्टेटस मिलना चाहिए, या हमारी आप केयर करें बिकॉज हम न्यूक्लियर हैं, जैसे कि शेख रशीद हमेशा कहते थे। शेख रशीद बेचारे ही खाली नहीं कहते थे, और पाकिस्तानी बेतहाशा सियासतदान, मिनिस्टर्स, लोग, टेलीविजन एंकर, इवन सफारतकार जो हैं, उनको ज़रा मौका मिलता है वो कहने लग जाते हैं पाकिस्तान वीर न्यूक्लियर नेशन। और ये चीज़ बजाते खुद आप देखें, आपने कब सुना अमेरिका के किसी जिम्मेदार सियासतदान को ये कहते हुए कि हम न्यूक्लियर हैं, या हमने हिरोशिमा नागासाकी का क्या हशर किया था, हम एक बहुत बड़ी ताकत हैं। आपको मालूम नहीं कि पहली जंग अजीम हमारी वजह से जीती गई, दूसरी जंग अजीम हमने जीती, हमने कोरिया की जंग में ये किया, हमने फलां जगह किया। तो अमेरिका से कोई इस किस्म की बात नहीं करता, बिकॉज जब आप जेन्युइनली ताकतवर होते हैं तो आपको बार बार ये कहने की ज़रूरत नहीं होती
कि हम कितने ताकतवर हैं। ना ही चीन इस तरह की ज़ुबान जो है वो इख्तियार करता है। और जब अमेरिका के पिछले सदर जो थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने नॉर्थ कोरिया के साथ एक डायलॉग में इस किस्म की ज़ुबान इख्तियार की, उन्होंने कहा कि हमारे पास बहुत बड़े बम हैं, बहुत बड़े न्यूक्लियर हैं, तो अमेरिका के लोग जो हैं वो मारे शर्म के उनके मरने वाले हालात थे, बिकॉज ये ज़ुबान अमेरिका को जेब नहीं देती। लेकिन पाकिस्तान से जब बार बार इस ज़ुबान का इख्तियार इस्तेमाल किया जाता है कि हम न्यूक्लियर हैं, हम न्यूक्लियर नेशन हैं, तो इससे आपको ताकत का नहीं बल्कि कमजोरी का, साइकोलॉजिकल वीकनेस का आपको एहसास होता है। अब ये जो अब पूरा आर्गुमेंट है, इसमें अगर आप ये देखिए कि पाकिस्तान के जो मौजूदा चौधरी निज़ामुद्दीन हैं, जो सिस्टम के स्याहो सफ़ेद के मालिक हैं, उनका आर्गुमेंट ये है कि चूंकि इस वक्त अमेरिका और मगरब हमारे साथ है, इसलिए हमें कोई ख़तरा नहीं है और हम जौहरी ताकत है। हकीकत ये है कि ये जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, और जिसको और जनरल तारिक का इसलिए इंटरव्यू ज़रूर देखें, उनके साथ डिस्कशन देखें, उन्होंने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे बात नहीं की, और मैं चाहता भी नहीं था कि उनको पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में लेकर आऊं, क्योंकि अगर एक सीनियर ऑफिसर रिटायर्ड रावलपिंडी में रह रहा है और आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे उससे कमेंट करवाएंगे, तो उसके लिए तरह तरह की मुश्किलात जो हैं वो पैदा हो जाएंगी। लेकिन बावजूद इसके कि सारी डिस्कशन जो है वो यूएस पाकिस्तान रिलेशनशिप में है, उसके अंदर आपको बेतहाशा ऐसे सिंबल्स मिलते हैं पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स के हवाले से, जो शायद उनकी इंटेंशन नहीं थी, लेकिन वहां से उन चीज़ों को आप पिक कर सकते हैं। तो ये जो आर्गुमेंट है इकोनॉमिक रैशनल का, ये कहता है कि चौधरी निज़ामुद्दीन का ये जो सारा आइडिया है कि अमेरिका मेरे साथ है, मगरब मेरे साथ है, ये बड़ा फ्लॉड आर्गुमेंट है, बिकॉज ये सब एक डबल एज स्वॉर्ड है। और ये जो असर हाजिर की दुनिया है, इसमें कोई एक बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं होती, इसमें मुख्तलिफ किस्म की लॉबीज जो हैं वो अंडर द सरफेस जो है वो ऑपरेट कर रही होती हैं। अच्छा, अब मैं आपको पर्सनली अपना बता दूं इसके हवाले से कि मेरा पर्सनली व्यू क्यों है कि डी न्यूक्लियराइजेशन का मामला इस वक्त अमेरिका का पेश नज़र नहीं है। मेरा पर्सनल ओपिनियन या एनालिसिस ये है कि जो सैंक्शंस लगाई गई हैं, और जो मजीद मैं भी आपके सामने चीज़ें शेयर करने वाला हूँ, इन सब चीज़ों का ताल्लुक जो है वो इस वक्त ईरान को कॉर्नर करने और आइसोलेट करने से है। और पाकिस्तान को ये सैंक्शंस जो हैं उसकी थ्रेट लगा के ये बड़ी सख्ती से वार्न किया गया है कि पाकिस्तान ईरान के साथ किसी भी किस्म की सिग्निफिकेंट बिजनेस डील, खास करके ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन पे कोई भी पेशरफ्त ना करे। अच्छा, अब क्यों अमेरिकी पाकिस्तान को डीन्यूक्लियराइज नहीं करना चाहेंगे इस स्टेज पे, इसके बहुत से रीजंस हो सकते हैं। सम टोटल अगर आप कहें कि पाकिस्तान अगर ओवर्टली पब्लिकली नोन डीन्यूक्लियराइज हो जाता है, उसका पोस्चर खत्म हो जाता है, तो ये जो साउथ एशिया का रीजन है, इसमें ताकत का तवाजन बिखर जाएगा, उखड़ जाएगा, बैलेंस ऑफ पावर जो है वो बहुत सीरियसली डिस्टर्ब हो जाएगा। हिंदुस्तान से लाख मोहब्बत क्यों ना अमेरिका को, लेकिन अमेरिका की हुकूमत और अमेरिका का निज़ाम नरेंद्र मोदी के आरएसएस बीजेपी की तरह एक रिएक्टिव माइंडसेट नहीं है। उनका एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है, और वो एक रीजनल बैलेंस के अंदर बिलीव करते हैं, बिकॉज वो एक सुपर पावर हैं, वो एक ग्लोबल पावर हैं। उनको हर जगह हिसाब किताब करके चलना पड़ता है, 2+2 करके चलना पड़ता है। वो कोई नफरत की बेस पे जो है वो नहीं चलते। तो वो नहीं चाहेंगे कि एक डेफिसिट ऑफ पावर या बैलेंस ऑफ पावर जो है खत्ते का डिस्टर्ब हो जाए। लेकिन इसमें मैं ये भी थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि एक चीज है ऑब्वियस डीन्यूक्लियराइजेशन जो पब्लिकली नोन हो, और एक चीज है कि आपका न्यूक्लियर पोस्चर आहिस्ता आहिस्ता मध्यम हो जाए, कमजोर हो जाए, आपकी कैपेसिटीज जो है वो कम होने लग जाएं, पब्लिक को उसका एहसास ना हो, आप कहते रहें, लेकिन आपकी जो एबिलिटी कैपेसिटी है, आपका जो अज़म या डिटर्मिनेशन है, वो उखड़ जाए, वो एक अलग चीज़ है। पाकिस्तान का क्यों नहीं चाहेंगे अमेरिका के डिसीजन मेकर्स के एक ओवर्ट पब्लिक डीन्यूक्लियराइजेशन पाकिस्तान की हो? बिकॉज पाकिस्तान, ये सबको पता है, अमेरिका के अंदर जितने यानी तबके हैं, इस किस्म के स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, उन्हें पता है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर पोस्चर जो है वो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल नफसियाती ज़रूरत है। और पाकिस्तान की रियासत को यूनिटी देने के लिए, उसको इकट्ठा रखने में पाकिस्तान का न्यूक्लियर पोस्चर जो है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यानी पाकिस्तान का न्यूक्लियर पोस्चर महज हथियार नहीं है, ये महज कोई जोहरी कैपेसिटी नहीं है, न्यूक्लियर कैपेसिटी नहीं है वॉर फाइटिंग की। ये दर हकीकत एक पॉलिटिकल टूल है जो इस वक्त पाकिस्तान की रियासत के बका में और उसकी कंटिन्यूएशन के अंदर और उसके आगे चलने में, और अपनी तमाम टेरिटरीज, जो मैंने 6 आपको टेरिटरीज का जिक्र किया जो पंजाब के गिर्द इकट्ठी हैं इस वक्त, उनको इकट्ठा रखने में पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर प्रेस्टीज है कि हम एक न्यूक्लियर कंट्री हैं, वो पाकिस्तान के लोगों के लिए बड़ी अहम है। और मुस्लिम दुनिया के अंदर भी ऑफ कोर्स लोग इसको बहुत इंटरेस्ट से और बहुत मुतासिर होकर इसको देखते हैं।
और अगर पाकिस्तान ओवर्टली और पब्लिकली उसका ये न्यूक्लियर पोस्चर खत्म हो जाता है सडनली, तो पाकिस्तान जो है ना दैट कैन फॉल अपार्ट। और अमेरिकन कभी नहीं चाहेंगे मौजूदा सेट्स ऑफ सर्कमस्टांसेस में कि पाकिस्तानी रियासत का शिराजा बिखरे और पाकिस्तानी रियासत फॉल अपार्ट कर जाए, फॉर द सिंपल रीजन कि आगे क्या होगा, उसको कैसे मैनेज करना है, उसके हवाले से उनके पास अभी कोई थिंकिंग नहीं है कोई। और हम अगर अपनी गलतियों से उनको मजबूर कर दें, उनको लगने ही लग जाए कि हमारा शिराजा बिखर जाएगा, तो फिर वो सोचने लग जाएंगे कि जो बिखरा हुआ शिराजा है, इसे अब आपने कैसे समेटना है, इसे कैसे हैंडल करना है। मुख्तलिफ जो चैलेंजेस खड़े होंगे। लेकिन अभी कम अज़ कम कोई ऐसी थिंकिंग मुझे वाशिंगटन में क्लियर कट क्रिस्टल तरीके से नज़र नहीं आती। अब मैं आपको एक और स्क्रीन शेयरिंग करके एक चीज़ दिखाता हूँ जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करेगी। ये अगर मुझे मिल जाए, जी बिल्कुल, ये देखिए, ये एक स्टोरी है जो है द न्यूज़ इंटरनेशनल की, जिसकी हेडलाइन अगर आप देखें, वॉशिंगटन वॉर्न्स इस्लामाबाद अगेंस्ट पोटेंशियल रिस्क ऑफ सैंक्शंस अमिड ईरान डील्स। लेकिन ये सिर्फ न्यूज़ इंटरनेशनल में नहीं है। ये देखिए अप्रैल की 23 तारीख की, गुज़िश्ता 24 घंटे की ये डेवलपमेंट है, जिसका ताल्लुक उस क्वेश्चन आंसर सेशन से है जो यूएस स्पोक्स पर्सन और जर्नलिस्ट के दरमियान वाशिंगटन में हुआ। मैंने वो खुद डिस्कशन नहीं देखी है, लेकिन ये एक से ज़्यादा पब्लिकेशन ने इसको प्रोड्यूस किया। यहाँ भी आप देख सकते हैं, यूएस कॉशंस पोटेंशियल थ्रेट ऑफ सैंक्शंस ओवर पाकिस्तान ईरान एग्रीमेंट्स। ये समर टेलीविजन को कोट किया। इस तरह और भी बहुत सी दुनिया न्यूज़ वगैरह सब की है। और ये भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, जो मार्च की एक है कि यूएस डज नॉट सपोर्ट पाकिस्तान ईरान पाइपलाइन। अब ये जो सारी डिस्कशन है जो मुझे सपोर्ट करती है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को, कि इस वक्त ईरान के प्रेसिडेंट का जो विजिट है, और ईरान इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, इसमें स्पोक्स पर्सन जो है उसकी जब अखबारी रिपोर्टर्स के साथ, मीडिया के साथ बात होती है वाशिंगटन में, तो दो चीज़ें कहता है। एक वो कहता है कि कोई भी एंटिटी, कोई भी मुल्क अगर ईरान के साथ बिजनेस डील्स करेगा तो वो सैंक्शंस फेस कर सकता है, एंड दैट इज इनकरिंग द रिस्क ऑफ द सैंक्शंस। वहां पर पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया, लेकिन बिल वास्ता इनडायरेक्टली पाकिस्तान ही को मैसेज यहाँ पे दिया गया है। और पाकिस्तान के अंग्रेजी अखबार का यही एनालिसिस है, ये वेब डेस्क की स्टोरी है। फिर उसमें दूसरी चीज वो कहता है कि पाकिस्तान के ऊपर आ जाता है स्पोक्स पर्सन क्वेश्चन आंसर्स में, और कहता है कि अमेरिका पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सही है कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ही पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट्स डेस्टिनेशन हैं। और ईरान के साथ, और तुर्की, सॉरी ईरान कह दिया मैंने, चीन और तुर्की, जिनके साथ पाकिस्तान की यगानगत तो बहुत है, लेकिन वहाँ पर पाकिस्तान का ट्रेड बैलेंस जो है वो नेगेटिव है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान कुछ कमाता नहीं है बाय इट्स ट्रेड विद चाइना एंड विद टर्की और विद अदर कंट्रीज, बल्कि उनको देता है अपनी कमाई में से। और वो कमाई कहाँ से होती है? वो अमेरिका से, यूरोपियन यूनियन से होती है, या फिर एक्सपैट रेमिटेंसेस से होती है, या फिर चंद एक्सपोर्ट्स, वो जिक्र उसका हो गया। अच्छा, अब उनका कहना ये एक दूसरा चीज वो कहता है स्पोक्स पर्सन, मैं यहाँ स्टॉप शेयरिंग कर देता हूँ। दूसरी चीज में स्पोक्स पर्सन ये कहता है कि अमेरिका ने गुज़िश्ता 20 बरस में पाकिस्तान के अंदर बड़ी सिग्निफिकेंट स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स की हैं। उनके कहने का मतलब है कि 9/11 के बाद एक सेकंड फेज आया, जिसमें अमेरिका ने पाकिस्तान के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोग्राम्स और जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको एक्सटेंड करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, एजुकेशनल सिस्टम में, ह्यूमन राइट में, वाटर सिस्टम्स के अंदर बहुत सी हमने इन्वेस्टमेंट्स की हैं। एनर्जी के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, वाटर में इन्वेस्टमेंट्स की हैं। और ये इन्वेस्टमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, और हम नहीं चाहते कि हमारा ये रिलेशनशिप खराब हो। तो क्लियर मैसेज उन्होंने दिया इस स्टेज के ऊपर, जबकि ईरान के प्रेसिडेंट अपने 3 दिन के दौरे में पाकिस्तान में हैं, कि पाकिस्तान को ईरान के साथ किसी किस्म की कोई बिजनेस डील सिग्निफिकेंट नहीं करनी चाहिए। और इशारा मैं समझता हूं कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के हवाले से उनका है। ठीक। अब इसमें आप थोड़ा सा ये देखें कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि अमेरिका के जो डिसीजन मेकर हैं, और ये खाली बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, यहाँ कंसेंसस है इस मामले में, कि ईरान को इन्होंने आइसोलेट किया हुआ है। 1979-80 के बाद से मसलसल 45 बरस से ईरान को आइसोलेट किया है, उस पर तरह तरह की सैंक्शन लगाई हैं, और उसकी ब्रीदिंग स्पेस को कम से कम करना चाहते हैं। और ये एक ऐसा कॉज है जिसकी शिद्दत में मजीद इजाफा होता चला जा रहा है, बिकॉज ऑफ दी जायनिस्ट लॉबी के साथ ईरान ने जो फटा या पोजीशन ली हुई है बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की। सो अगर पाकिस्तान से एनर्जी डील मिलती है गैस पाइपलाइन की शक्ल में, तो ईरान की आइसोलेशन कम होती है, ईरान को ब्रीदिंग स्पेस मिलती है, और ईरान को एक रीजनल इंटरडिपेंडेंस मिलती है। पाकिस्तान की 250 मिलियन की आबादी, पाकिस्तान की कंपनीज, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान के इदारे अपनी एनर्जी नीड्स में अगर ईरान पे डिपेंडेंट होते हैं, लॉ फर्म्स, लीगल एंटिटी सब होते हैं, तो दूसरा इसका खतरा ये है कि हिंदुस्तान इसको देखेगा। हिंदुस्तान के लिए ये मॉडल बड़ा टेम्पटिंग होगा, जो कि इस इनिशियल जो पाइपलाइन थी, इसको कहा भी आईपीआई कहा गया था, ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन। तो इंडिया अगर ना भी डील करे ईरान के साथ, तो हिंदुस्तान को टेम्पटेशन होगी, और हिंदुस्तान अमेरिका को इस हवाले से प्रेशर डालेगा और ब्लैकमेल करेगा कि देखिए हम भी ईरान से गैस लेना चाहते हैं, ये एनर्जी उससे लेना चाहते हैं, इसलिए किसी भी तरह से ईरान को रिवॉर्ड नहीं करना है।
थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये मैंने खासा एक्सप्लेन कर दिया आपको। ईरान के प्रेसिडेंट जब लाहौर पहुंचे, अब वो लाहौर के बाद वैसे कराची सिंध पहुंच चुके हैं, लेकिन जब लाहौर पहुंचे तो वो शायर मशरिक जनाब मोहम्मद अलामा इकबाल के मज़ार पे गए, जो बादशाही मस्जिद के क्लब में पहलू में है। अभी भी अल्लाह करे वहीं हो, क्योंकि इतनी तब्दीलियां पाकिस्तान में आ रही हैं। वैसे जब मैं पाकिस्तान में था लाहौर में लास्ट, तो वहीं हुआ करता था। तो बहरहाल वो जब वहाँ पहुंचे तो वहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग एक उन्होंने बात की अपनी तकरीर करते हुए। लेकिन इससे पहले मैंने मरीम नवाज साहिबा को, मोहतरमा मरीम नवाज जो चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, उनको मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। कभी अप्रिशिएट करने का कोई उन्होंने मौका दिया नहीं, लेकिन मैंने देखा कि उन्होंने ईरान के प्रेसिडेंट जनाब इब्राहिम रईसी को खुद ज़ाती तौर पे एज चीफ मिनिस्टर पंजाब लाहौर के एयरपोर्ट पे उन्होंने रिसीव किया। दैट वॉज अ गुड जेस्चर विच रेजेस द क्वेश्चन कि यही चीज़ इस्लामाबाद में क्यों नहीं की गई। और ईरान के प्रेसिडेंट जो 3 दिन के दौरे पर यहाँ पे आते हैं, जो अपनी अहलिया को साथ लेके आते हैं, उन्हें एक निस्बतन लेसर लेवल का वेलकम इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे दिया गया, जहां एक अननोन, एक रिलेटिवली अनइम्पोर्टेंट मिनिस्टर ने उन्हें रिसीव किया। उन्हें अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रिसीव नहीं कर सकते थे, आप देखिए जब सऊदीज आएंगे तो उनको कैसे रिसीव किया जाएगा। लेकिन अगर उनको रिसीव तो पाकिस्तान के कम अज कम फॉरेन मिनिस्टर जो हैं उनको रिसीव कर सकते थे। ऐसा नहीं किया गया, विच एक्चुअली शोज कि पाकिस्तान पे वहां पर भी एक प्रेशर आपको नजर आता है। और जाहिर है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब अगर चली जाती हैं तो उसकी वो सिग्निफिकेंस नहीं बनती। लेकिन मरियम नवाज ने ये अच्छा जेस्चर किया है, वरना जितनी वो एरोगेंट है, हो सकता है वो कहती मैं नहीं जाती, लेकिन उन्होंने एक अच्छा जेस्चर किया। और लाहौर में और पंजाब में, लाहौर में छुट्टी भी लोकल जो है वो दी गई। अब यहाँ पे आप देखते हैं कि ईरान के प्रेसिडेंट ने अच्छा, एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं जहन में रह ना जाए, कि शायर मशरक मोहम्मद अलामा इकबाल का जो थीसिस था, जो उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख में 2007 या 8 में सबमिट किया, वो था भी उनका ईरान के हवाले से। जब उनका एक है ना, द इम्पोर्टेंस ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शियन, और पर्शियन मेटाफिजिक्स और ईरानियन में, तो वो जो मेटाफिजिक्स पे उनका थीसिस था पीएचडी का, वो भी पर्शियन लिटरेचर और पर्शियन पोइट्री और पर्शियन जो पूरा डिस्कोर्स है उस हवाले से था। तो यूं एक कनेक्शन भी बनता है, और जिसका एतराफ़ जो है इब्राहिम रेसी ने, प्रेसिडेंट ने किया, कि शायर मशरक अलामा इकबाल जो है वो एक इंस्पिरेशन है ईरान के लोगों के लिए भी, पूरे खत्ते के लिए, मुस्लिम दुनिया के लिए, विच इज़ वेरी ट्रू। इस पर फिर कभी मजीद बात करेंगे। लेकिन एक बड़ी चुभती भी बात उन्होंने वहाँ पे कर दी ईरान के प्रेसिडेंट ने। उन्होंने कहा कि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, ईरान और पाकिस्तान में जिस किस्म के ब्रादराना ताल्लुकात हैं, कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान के अंदर एक पब्लिक एड्रेस कर सकूं, यानी पाकिस्तान के लोगों के साथ एक स्पीच कर सकूं। इसके दो किस्म के, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और उन्होंने साथ ये कहा कि लेकिन मुझे पता चला कि माहौल या कुछ हालात ऐसे नहीं है कि ये हो सके। ये उन्होंने कह दिया है कि इसका मतलब ये है कि ईरान की हुकूमत ने एक बाज़ाब्ता तौर पे ऑफिशियल रिक्वेस्ट की होगी पाकिस्तान से, कि ईरान के प्रेसिडेंट पाकिस्तान के लोगों को एक एड्रेस करना चाहते हैं। ज़ाहिर एड्रेस उन्होंने पर्शियन में ही करना था, ट्रांसलेट होना था। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कहा गया होगा कि हालात ठीक नहीं है, उज़र दे दिया गया कि ये नहीं हो सकता, इसकी इजाज़त जो है वो नहीं दी गई। उसका उन्होंने जिक्र यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ से दो चीज़ें आपको पता चलती, एक आपको पता चलता है कि पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका का कितना प्रेशर है कि आप ईरान को डिस्टेंस रखें और ईरान को पाकिस्तान के अंदर स्पेस न दें। बिकॉज ईरान की अपनी आबादी मेरा ख्याल 80 मिलियन के करीब होगी, बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क है। लेकिन पाकिस्तान की आबादी 250 मिलियन है। पाकिस्तान आबादी के एतबार से दुनिया का दूसरा बड़ा मुस्लिम मुल्क है। और अमेरिका को और ज़ायनिस्ट लॉबी को बड़ी परेशानी है कि ईरान को पाकिस्तान में अपने असर रसूख को फैलाने का मौका ना मिले, एक ऐसे वक्त में जबकि गाजा की जो ट्रेजेडी है वो पूरी मुस्लिम दुनिया में जो निगाहें उसके ऊपर हैं, और लोगों के बहुत इमोशंस उससे मुतासर हुए हैं, और अरब दुनिया ने उस पर कोई पोजीशन नहीं ली और ईरान ने ही पोजीशन ली है। तो ईरान चूंकि मुस्लिम दुनिया की लीडरशिप क्लेम करना चाहता है, उसको हासिल करना चाहता है, तो पाकिस्तान पे एक तरफ अमेरिका का प्रेशर होगा, दूसरी तरफ अपने बरादर अरब ममालिक, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर वगैरह सबका ख्याल होगा कि ईरान को इतनी स्पेस जो है वो नहीं मिलनी चाहिए। अच्छा, प्रेशर का अंदाजा इससे भी लगा लें कि साथ ही खबर ये आई है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो 3 दिन के दौरे पे सऊदी अरब जा रहे हैं 28 तारीख को। अभी सऊदी अरब से वापस आए, ईद उल फितर से पहले शहबाज शरीफ जो हैं वो वहाँ पहुंचे, जहाँ मक्का शरीफ में ट्रेन जर्नी करके मदीना से पहुंचे। वहाँ पे उन्होंने क्राउन प्रिंस और प्राइम मिनिस्टर MBS मोहम्मद बिन सलमान से उन्होंने मुलाकात की। ये तो बिल्कुल एक आप कह लें कि इनडिसेंट है, यानी दुनिया के खारजा ताल्लुकात जो होते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, ऐसा नहीं होता। It totally undermines Pakistan's foreign policy. It totally undermines the status and position of the Pakistani Prime Minister and the Pakistani government कि अभी 10-15-20 दिन पहले आप वापस आए सऊदी अरब से मुलाकात करके, और फिर आप धोड़े धोड़े वहां पर चले जाएं। अब एक्सप्लेनेशन की दी जा रही है कि वहां वो जाएंगे क्योंकि MBS ने पाकिस्तान का दौरा करना है, और उसकी जो SIFC है, जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कमेटी या काउंसिल है, उसके हवाले से उसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। लेकिन इससे आपको अंदाजा होता है, जो मैंने शुरू में कहा, कि जब हम जो
फियर जनरल तारिक खान और बहुत से लोग महसूस करते हैं ऑफ द डीन्यूक्लियराइजेशन ऑफ पाकिस्तान, कि जब एक मुल्क के इतने बुरे हालात हों, उसके सारा डेकोरम, उसकी तमाम इज्जत, उसकी तमाम सेल्फ रिस्पेक्ट, उसके प्रोटोकॉल्स, उसकी कन्वेंशंस जो हैं वो सब खत्म हो जाएं और वो आपाधापी उनकी मची हुई हो। और आपाधापी मैं आपको बताऊं कि शहबाज शरीफ साहब आपाधापी मचाने में और नर्वसनेस जितनी उनके अंदर है, वो पाकिस्तान के किसी सियासी लीडर के अंदर इतनी बेचैनी, इतनी नर्वसनेस, इतना हिजान जो है उसकी शख्सियत में नहीं देखा गया। तो अगर पाकिस्तान के जो बुरे हालात हैं उनको मजीद खराब करने में शहबाज शरीफ बड़ा अपना बदरजा उत्तम जो है वो रोल प्ले करेंगे। दूसरी इसकी एक सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी एक दूसरी भी सिग्निफिकेंस है ईरान के प्रेसिडेंट ने जो कहा, इट शोज कि ईरानियंस इस स्टेज के ऊपर कितने डेस्परेट हैं। देयर इज अ हंगर फॉर रिकग्निशन, देयर इज अ हंगर टू एंड आइसोलेशन, और उनके ऊपर अमेरिका और जायनिस्ट लॉबी का इस वक्त कितना प्रेशर है ईरानियंस के ऊपर। बहरहाल, इससे हम आगे चलते हैं, पाकिस्तान की बाकी चीज़ों पे आ जाते हैं। दो इंपॉर्टेंट कोर्ट हियरिंग्स आज 23 तारीख को एक्सपेक्टेड थी, एक हुई एक नहीं हुई। जो दो थी क्या, एक इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में रिजम्पशन थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच के सामने, जहां आमिर फारूक साहब, ऑनरेबल आमिर फारूक जो हैं, और उनके साथ जनाब मियां गुल हसन औरंगजेब ने उसको रिज्यूम करना था। ये वही केस की हेयरिंग है डिविजनल बेंच की, जिसके बारे में बैरिस्टर सलमान सफ्दर ने एक दिन पहले बहुत उनको उम्मीद थी कि यहाँ पर उनको रिलीफ मिलेगी और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को इक्विटल मिल जाएगी, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ के बाय रीजन ऑफ डाउट और बाय वर्च्यू ऑफ डाउट, बल्कि उनको मिलेगी शक के बुनियाद पे नहीं मिलेगी, बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट मिल जाएगी। ये हियरिंग जो है वो नहीं हो सकी। ये हियरिंग इसलिए नहीं हो सकी कि फुल कोर्ट की एक फुल कोर्ट हियरिंग शुरू कर दी चीफ जस्टिस ऑनरेबल जनाब आमिर फारूक साहब ने। और वो फुल कोर्ट हियरिंग इसलिए शुरू, अच्छा वैसे ये फुल कोर्ट हियरिंग उनकी बिल्कुल स्केड्यूल या प्लान नहीं थी, और ये उन्होंने की है इन परसुएंस ऑफ द डायरेक्टिव ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द 3 अप्रैल, जहां 6 इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जस्टिस और जज साहिबान के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, काजी फायद ईसा साहब ने तमाम हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से, पाकिस्तान बार काउंसिल से कहा कि अपनी सफारशात और सजेशंस जो हैं वो लेकर आए कि क्या करना है, कैसे रास्ता रोकना है इस किस्म की बदमाशी, इंटिमिडेशन का जो रियासती इदारे और इंटेलिजेंस एजेंसीज करते हैं। तो यहां पर यह हुआ था कि जो रजिस्ट्रार थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने एक लेटर इशू कर दिया था 6 मुअज़्ज़ज़ सारे जज साहिबान को कि आप अपनी सिफारिशात 25 अप्रैल तक दे दें। उस वक्त कोई फुल कोर्ट प्लान नहीं था, लेकिन लाहौर के चीफ जस्टिस ने, चूंकि फुल कोर्ट उन्होंने किया 22 तारीख को, मेरा ख्याल है कि वहां से उश्किल आई है, यह ख्याल आया है जनाब ऑनरेबल आमिर फारूक साहब को, उन्होंने एक फुल कोर्ट हेयरिंग कर ली, जिसकी वजह से वो साइफर की हेयरिंग इमरान और शाह महमूद कुरैशी की नहीं हुई, अब वो 25 अप्रैल को होगी। लेकिन जो दूसरी हियरिंग है इमरान खान और बुशरा की, वो अडयाला जेल में हुई, एक डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट के जज के सामने, या जो भी उसके हैं जज, और वहाँ पर ये जो मुझे याद नहीं अदालत का क्या क्या स्टेटस है, तो वहाँ पर वो हुई हियरिंग, वहाँ पे इमरान खान भी मौजूद थे, बुशरा बीबी भी मौजूद थी। बुशरा बीबी की रात को तबीयत बहुत ख़राब हो गई, एक एम्बुलेंस को वहाँ पे जाना पड़ा बनी गाला में। कोई क्लैरिफिकेशन अभी तक ऑफिशियल हमारे सामने नहीं आ सकी, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, बहुत ज़्यादा उन्होंने खप डाली। लेकिन ये जो दूसरी हियरिंग है, यहाँ पर अब प्रोसिक्यूशन ने 21 के करीब विटनेसेस अपने इकट्ठे किए हुए हैं। अलकादा ट्रस्ट केस में उनकी हियरिंग हुई है, ये जो हुई है दूसरी बुशरा बीबी और इमरान खान की। और वहां पर एज यू फुली नो, कि इमरान खान खुद कह चुके हैं कि इनकी हिकमत अमली है कि एक हाथ से दो, एक हाथ से लो। यानी यहाँ पर जैसे ही साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी का एक्विटल होगा और रिहाई का कोई सबब बनने लगेगा, फौरी तौर पर कन्विक्शन जो है अलकादा ट्रस्ट केस की हो जाएगी। इसकी ये सिग्निफिकेंस बनती है। अब बाद में और तफसीलात भी आपसे शेयर करूंगा। दो चीज़ें मैं आपको एक बता दूं कि एक ही चीज रह गई है जो बताने वाली है, वो ये कि शहबाज शरीफ तो चले सऊदी अरब जा रहे हैं, नवाज शरीफ साहब की तस्वीरें मुसलसल आ रही हैं सऊदी अरब से। अलबत्ता ये है कि उनके साथ इसहाक डार साहब नहीं है, और वो फॉरेन ऑफिस ने क्लैरिफाई किया है। मुमताज जहरा बलोच ने एक ट्वीट किया है, जिसे इसहाक डार साहब ने खुद रीट्वीट किया है, रीपोस्ट किया है, जिसमें कहा है कि ये खबर बिल्कुल गलत है, कि इसहाक डार पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो नवाज शरीफ साहब के साथ चाइना जो है वो जा रहे हैं। वो नहीं जा रहे, ये नहीं लिखा हुआ कि उनके साथ नहीं जा रहे, क्या फौरी तौर पर नहीं जा रहे। अच्छा, और मजे की बात यह है कि मैंने भी इसका जिक्र किया था, उसकी वजह ये कि अभी भी अगर आप जाके चेक करेंगे, नवाज शरीफ कौमा चाइना लिखेंगे, तो आपको दर्जन से ज्यादा पाकिस्तानी अखबार सारे के सारे बड़े, और सारे के सारे ये क्लेम कर रहे हैं कि डार साहब जो हैं वो नवाज शरीफ साहब के साथ चीन जो है वो जा रहे हैं। मैं उसको भी बड़ा हैरान हुआ था, मैंने इसका बहुत मजाक उड़ाया था, लेकिन वो नहीं गए। और अगर वो जाते तो ये बहुत ही अहमकाना चीज़ होती कि 5 दिन के दौरे में पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर जो है वो उनके साथ चला जाए, नवाज शरीफ साहब के साथ, जबकि कहा जा रहा है कि उनका निजी दौरा है। तो बहरहाल अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है चंद घंटों में। थैंक यू। और वो मेरा जो मैंने आपको कहा है जनरल तारिक खान वाला, उसको ज़रूर देखिएगा। मैं एक बार फिर स्क्रीन शेयरिंग करके आपको वो दिखाऊं, कि उसको आप ज़रूर देखिएगा। ये जो है ना, ये पाकिस्तान फेसिंग डीन्यूक्लियराइजेशन, इसको ज़रूर देखिएगा। फिर इस हवाले से आपसे मज़ीद बात होती है। थैंक यू।